पेज नंबर 44 पर हम अब पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। लव सैचुरेटेड का मतलब होता है सैरशुदा और अनसैचुरेटेड का मतलब होता है गैर सैरशुदा। तो आपके पास बुक में कॉलम दिया गया है। अच्छा, जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास अल्केन है CnH2n+2। इसको जब आप मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने प्रोपेन की मिसाल लेता हूँ। ठीक है, प्रोपेन, ये प्रोपेन का एक मॉलिक्यूल है। कार्बन की सारी वैलेंसीज पुर हैं हाइड्रोजन से। ठीक है, कार्बन की सारी वैलेंसीज हाइड्रोजन से पुर हैं। किसी चीज़ की मज़ीद गुंजाइश नहीं है। जब कोई चीज़ आने की कोशिश करेगी, मिसाल के तौर पर मैं क्लोरीन लाना चाहता हूँ, तो ये हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा और उसकी जगह क्या लाना पड़ेगा, क्लोरीन। हाइड्रोजन हटाने के लिए ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, ये वाला जो हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड है। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो फिर ये हाइड्रोजन निकलेगा और इसकी जगह क्या आएगा, क्लोरीन। मज़ीद किसी नए एलिमेंट की गुंजाइश नहीं है। ऐसे कंपाउंड्स को आप क्या कहते हैं, सैचुरेटेड। क्या कहते हैं जी, ये सैचुरेटेड कंपाउंड है, इसमें मज़ीद किसी नए एलिमेंट के आने की गुंजाइश नहीं है। अच्छा, इसी में अगर अल्कीन लें आप, अल्कीन के अंदर क्या होता है, अगर मैं प्रोपीन की मिसाल लूँ तो प्रोपीन में डबल बॉन्ड होता है। यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है। अच्छा, अब इसके अंदर अगर क्लोरीन आना चाहता है तो ये जो एक बॉन्ड है कार्बन कार्बन के दरमियान, ये वाला बॉन्ड कहलाता है सिग्मा बॉन्ड, और एक जो बॉन्ड होता है ये कहलाता है पाई बॉन्ड। ये जो पाई बॉन्ड होता है ये कमज़ोर होता है। जैसे ही क्लोरीन इसके पास आएगा ये वाला बॉन्ड टूटेगा और क्लोरीन आसानी से इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, यानी इस कंपाउंड में किसी एलिमेंट के ऐड होने की गुंजाइश मौजूद है। अगर गुंजाइश मौजूद है तो इसे कहते हैं अनसैचुरेटेड। ये बात समझ में आ गई आपको? इसके अंदर क्योंकि बॉन्ड कोई भी इजाफी नहीं था, कोई पाई बॉन्ड नहीं था, और इसमें किसी नए एलिमेंट के आकर ऐड होने की गुंजाइश नहीं थी। जबकि अल्कीन के अंदर एक इजाफी पाई बॉन्ड था कार्बन कार्बन के दरमियान, लिहाजा इसमें एक नए एलिमेंट के आने की गुंजाइश मौजूद है। तो अगर कोई एटम अपने अंदर या कोई मॉलिक्यूल अपने अंदर नया एटम ले सकता हो तो वो क्या कहलाता है? अभी उसमें जैसे हमने पढ़ा है ना सॉल्यूशन के अंदर, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और नॉन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड क्या होते हैं, इसमें मज़ीद हल होने की गुंजाइश नहीं होती, और अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, जिसमें अभी और चीज़ हल हो सकती है। तो ये सैचुरेटेड जिसमें मज़ीद किसी एलिमेंट के ऐड होने की गुंजाइश ना हो, उसे क्या कहते हैं, सैचुरेटेड। और ऐसे मॉलिक्यूल या कंपाउंड जिसमें एलिमेंट के ऐड होने की गुंजाइश मौजूद हो, उसे क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड। तो अल्केन एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और अल्कीन एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसी में अगर अल्काइन की बात करें, इसकी बात करें अल्काइन, अल्काइन का जो फार्मूला है वो ये है, प्रोपाइन डिस्कस कर रहा हूँ मैं आपसे। इसमें तो ये एक सिग्मा बॉन्ड है और दो कौन से बॉन्ड हैं, पाई। तो ये दो बॉन्ड टूट सकते हैं, लिहाजा ये तो ज़्यादा तेज़ी से किसी एलिमेंट को, एक से ज़्यादा एलिमेंट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है। तो ये भी दरअसल क्या होगा, अनसैचुरेटेड होगा। अच्छा, ये बिल्कुल सैचुरेटेड है, ये अनसैचुरेटेड है,
और ये भी अनसेचुरेटेड है। कौन सा ज़्यादा अनसेचुरेटेड है, ये या ये? अल्काइन ज़्यादा अनसेचुरेटेड है क्योंकि उसके अंदर 2 पाई बॉन्ड है जिनके टूटने की गुंजाइश है। ये बात समझ में आ रही है आपको या नहीं आ रही? ये जो लफ्ज़ मैंने बोला ना पाई बॉन्ड है, ये समझ लें आप, ताकि आपको अगली दफ़ा जब कोई बात मैं करूं तो आप समझ पाएँ। तो ये बात यहाँ कंप्लीट हो गई कि हाइड्रोकार्बन 2 तरह के होते हैं, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड किसे कहते हैं? जिसमें मज़ीद एलिमेंट ऐड होने की गुंजाइश ना हो, उसे कहते हैं सैचुरेटेड। जिसमें मज़ीद एलिमेंट ऐड होने की गुंजाइश हो, उसे हम क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड। तो अल्केन एक सैचुरेटेड है, अल्कीन अनसैचुरेटेड है, और अल्काइन उससे ज़्यादा अनसैचुरेटेड है। ठीक है। अच्छा, मैंने पाई बॉन्ड का जिक्र किया, इसको समझ लें। ये जो कार्बन होता है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। सॉरी, बैरूनी ऑर्बिट में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन करें, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको पता है 1s2, 2s2 और 2p2। अगर आप एटम बनाएं तो ऐसे बनेगा। ये इसका न्यूक्लियस है, ये पहला ऑर्बिट है s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ये दूसरा जो ऑर्बिट है इसका ये s शेप है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और एक इसमें होता है p शेप। कौन सा शेप होता है? p शेप। ये ऊपर जा रहा है और ये कहाँ आ रहा है? नीचे की तरफ। और ये कहाँ जा रहा है? इस तरफ। और ये कहाँ जा रहा है? इस तरफ। एक और एक कहाँ रहा है? आपकी तरफ, और एक कहाँ जाता है? पीछे की तरफ। तो ये s ऑर्बिटल सर्किल की तरह होता है, या फुटबॉल के सरफेस की तरह होता है। जबकि ये जो p ऑर्बिटल है, आपको पता ना s p d f 4 टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं। s जो है वो सरफेस की तरह होता है, p ऐसे डंबल की तरह होता है। तो अब एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, px में घूम रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, एक यूँ जा रहा है और एक यूँ आ रहा है। ये है इसकी पोजीशन कार्बन की। यानी कार्बन को जब आप एटॉमिक लेवल पर देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा। मैं यहाँ कान लगाने की वजह इसको यहाँ लगाना चाहिए, ऐसे। यानी ये यूँ इलेक्ट्रॉन यूँ घूम रहा है, सही है। ये ऑर्बिटल्स होते हैं। ये y x डायरेक्शन का ऑर्बिटल है, ये कौन सा है? py है, और pz भी होगा इस तरफ। इसकी शेप जहन में सोचना ज़रा मुश्किल है, मैं आपको ये रास्ते दिखा रहा हूँ। अगर आप वैसे ही एटम को सोचें कार्बन के, तो जो पहले ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, वो पहला एक सरफेस है उसका, पहला हॉल है उसका, उस पर 2 इलेक्ट्रॉन यूँ घूम रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे। फुटबॉल की सरफेस पे सिर्फ यूँ ही नहीं घूम रहा है, यूँ भी घूम रहा है, कोई यूँ घूम रहा है, कोई यूँ घूम रहा है, सरफेस पे। दूसरा जो ऑर्बिटल है वो एक और हॉल है, उस पर 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, वो भी सरफेस पे घूम रहे हैं। और बाकी के जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये वाले, वो सरफेस पे नहीं घूम रहे, वो ऐसे घूम रहे डंबल्स की फॉर्म में। यूँ जाते हैं, ऐसे घूम के आते हैं, यूँ जाते हैं, ऐसे घूम के आते हैं, ऐसे घूम रहे हैं। बीच में न्यूक्लियस है उसके गिर्द। दूर जाते हैं तो स्लो जाते हैं, फिर जब करीब आते हैं तो तेज़ आते हैं, फिर भागते हैं उसके करीब से। तो ये ऐसा एक मॉडल आपको सोचना चाहिए कार्बन का। ये होता है कार्बन का मॉडल। अब ये है एक अनस्टेबल मॉडल, ठीक है। अनस्टेबल इस तरह से कि जो दूसरे ग्रुप में जो S के अंदर 2 तो हैं वो तो समझ में आ रहे हैं, लेकिन ये जो P में 2 हैं, P असल में 3 डायरेक्शन में होता है, PX में, PY में और PZ में। यानी ये X में, Y में और Z में। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं PX, PY, PZ, PX में 2 आ सकते हैं, PY में भी 2 आ सकते हैं, PZ में भी 2 आ सकते हैं। तो टोटल कितने आ सकते हैं इसमें? 6।
और यहाँ 2 जो है वो इसमें मौजूद है, एस में। तो ये एक अनस्टेबल कंडीशन से एक स्टेबल कंडीशन में जाता है। कैसे, ज़रा समझिएगा। ये वाला ऑर्बिटल और ये जो पी एक्स पी वाई पी जेड है, ये सब मिल जाता है, मिक्स हो जाता है। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 4 में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रहता है, एक यहाँ जाता है, एक यहाँ जाता है और एक यहाँ जाता है। ये इनकी स्टेबल कंडीशन होती है। हाफ फील्ड जो भरे हुए होते हैं ना, वो फुल नॉन फील्ड के मुकाबले में हाफ फील्ड ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होते हैं। जिस वक्त हम इसको देख रहे थे तो इसमें सिर्फ कहाँ घूम रहा था, एक्स में 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे, वाई खाली था और जेड भी खाली था। तो ये जो 2 खाली है ना, ये स्टेबल नहीं है। अगर सब में एक एक आ जाए, इसमें भी एक आ जाए, इसमें भी एक आ जाए और इसमें भी एक आ जाए, तो अब क्या होगा, अब एटम हो जाएगा स्टेबल। ये रूल है, आप पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर की क्लास में डिटेल के अंदर कि कब एटम स्टेबल होता है और कब एटम स्टेबल नहीं होता। कब होता है स्टेबल? जिस वक्त उसके सारे ऑर्बिटल्स या तो फुल हों या हाफ फील्ड हों तो स्टेबल होगा। इस पोजीशन में देखिए 2s तो पूरा भरा हुआ है, ये तो ज़बरदस्त है, लेकिन ये जो है आपके पास 2p2, इसमें px में 2 हैं ऐसे, बाकी 2 क्या हैं, खाली हैं। अब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज करता है, यहाँ देता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज करके यहाँ दे देता है। इस तरह से s और p में 3, सब में आधे आधे भर गए, देखें आप। अब ये जो पोजीशन है, ये क्या बन गई, ये बन गई स्टेबल पोजीशन। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन आगे पीछे हो गए तो इसकी एनर्जी हो गई डिस्टर्ब। इस एनर्जी के डिस्टर्बेंस को मेंटेन करने के लिए ये एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल ये आपस में इख्तिलात कर लेते हैं, हाइब्राइड हो जाते हैं, एक मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे, और मिक्स होके 4 नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं। उन ऑर्बिटल्स को कहते हैं sp3। क्या कहते हैं? वो ऐसे होता है, ये कार्बन है, इसके जो 2, ये तो आपके पास पहला वाला ऑर्बिट हो गया, लेकिन ये जो बाकी की ये वाला और ये जो मिल गए, मिक्स हो गए, ये 4 नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं और उन ऑर्बिटल्स को ऐसे जाहिर करते हैं, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे और एक उसके पीछे, यानी ये वाली पोजीशन में। जैसे मिल्क पैक का डब्बा होता था ना पहले ज़माने का, नीचे 3, ऊपर 1, एक इधर और एक वो पीछे, तो ऐसे 3 और एक कहाँ पर है, ऊपर। अब 4 नए ऑर्बिटल बन गए, एक एक इलेक्ट्रॉन सब में। तो ये वाली पोजीशन किस में कन्वर्ट हो गई, ये वाली पोजीशन, इसमें ये स्टेबल नहीं था एटम, इसमें ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। और इस ऑर्बिटल का नाम क्या होता है, sp3 ऑर्बिटल। सबका नाम क्या है, sp3। sp3 क्यों बोलते हैं इसको sp3 इसलिए बोलते हैं कि एक s और 3 p आपस में मिलकर 4 नए ऑर्बिटल्स बना रहे हैं। इस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं इंग्लिश में, और उर्दू में कहते हैं इख्तिलात। सारे ऑर्बिटल्स आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स होकर नए ऑर्बिटल्स डेवलप कर लेते हैं। अब आपके पास जो कार्बन है वो स्टेबल हो गया। अब जब ये हाइड्रोजन के साथ तामुल करेगा मीथेन में, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन अब इसके साथ s ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का s और कार्बन का sp3, ये दोनों एक दूसरे के साथ इख्तिलात करेंगे या बॉन्ड बनाएंगे। ये हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिट आया, s,
ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिट, ये मीथेन की स्ट्रक्चर है जिसमें हाइड्रोजन के एक s और इख्तिलात शुदा sp3 जो ऑर्बिटल है, इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बना है। तो sp3 और s के दरमियान जो बॉन्ड होता है ना, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत मजबूत होता है, उसको तोड़ना मुश्किल होता है बहुत। एक s ऑर्बिटल है और दूसरा कौन सा ऑर्बिटल है, जो हाइब्राइड हुआ है, जो हाइब्रिडाइज हुआ है। तो इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड होता है, इसको कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। क्या कहते हैं? सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? ऐसा बॉन्ड जो एक s और दूसरे sp3 ऑर्बिटल्स के दरमियान बॉन्ड बनता हो, या दोनों sp3 के दरमियान बनता हो, तो ये जो बॉन्ड होता है इसे क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड। और ये बहुत मजबूत बॉन्ड होता है, आसानी से नहीं टूटता, क्योंकि अल्केन के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं उसमें sp3 बॉन्ड होता है, sp3 और s के दरमियान बॉन्ड होता है, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जो है वो कोई नया एलिमेंट आप उसमें ऐड नहीं कर सकते। ये बात क्लियर हो रही है? थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आपको ये समझ में आने की कोशिश करें आप तो आ जाएगा। ये मैंने जो आपसे बात की, ये सिग्मा बॉन्ड की बात की, ठीक है? अच्छा, तो मैंने आपसे कि कार्बन के जो हाइब्राइड जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो ये इस तरह से कितने होते हैं? 4। इसका नाम क्या है? sp3 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 sp3। अल्केन में तो ये होता है, अल्कीन में कुछ और होता है। मैं अगर अल्केन का प्रोपेन बनाऊं आपके सामने तो ऐसे बनाऊंगा, ये एक ये बॉन्ड है, ठीक है, और हर एक के साथ जो कार्बन है इसका ये इसके साथ बॉन्ड बन गया है, इसका ये अलग है, इसका ये अलग है और इसका ये अलग है। ये आपस में मिलके एक sp3 एक sp3 ये प्रोपेन बन रहा है, हाँ ईथेन बन रहा है, ईथेन। इन सब के साथ क्या लगेगा? हाइड्रोजन। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा नहीं आ रहा है बच्चों को? इन सब के साथ क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन। और इन सब के साथ क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन। जबकि ये दोनों क्या हैं? ये भी sp3 है और ये भी sp3 है। तो जब कार्बन कार्बन की चेन बन रही है तो कार्बन और कार्बन आपस में sp3 ऑर्बिटल्स के साथ शेयरिंग कर रहे हैं, और हाइड्रोजन के साथ एक s और एक sp3 ऑर्बिटल जो है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है। ये भी सिग्मा बॉन्ड है और ये भी क्या है? सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि हाइब्रिडाइज्ड जो आपके ऑर्बिटल्स हैं वो जब भी मिलके बॉन्ड बनाते हैं उसे आप कहते हैं कि ये सिग्मा बॉन्ड है। ये बहुत मजबूत बॉन्ड होता है। ये हमने स्ट्रक्चर बनाई अल्केन के अंदर। अगर आप अल्कीन में जाएं, अल्कीन में ऐसा नहीं होता। वो जो मैंने आपके सामने ये बात रखी थी कि ये कार्बन है, ये इसका पहला ऑर्बिट है, ये इसका दूसरा ऑर्बिट है, और दूसरा ऑर्बिट जो है वो s पर भी मुश्तमिल है और उसके साथ साथ किस पर मुश्तमिल है? px, py और pz। तो जब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 1s2 2s2 2p2, तो 1s2 तो हिस्सा ही नहीं लेता बॉन्डिंग में, सिर्फ ये दोनों लेते हैं। तो ये एक s ऑर्बिटल है और ये कितने हैं? ये 3 डायरेक्शन में है, px, py और pz। और हमारे इस केस में 2 इलेक्ट्रॉन s में हैं और बाकी के 2 किस में हैं? x में हैं। ये तो इसकी अनस्टेबल कंडीशन है, लेकिन होता ये है कि एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला जाता है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाता है। ये कौन सी कंडीशन हो गई? हाफ फील्ड। एक s और 2 p ऑर्बिटल
आपस में मिलकर इख्तलाफ करें, इसको छोड़ दें PZ को। तो 3 नए ऑर्बिट बनते हैं। 3 नए ऑर्बिट यूं होंगे। इस ऑर्बिटल का नाम क्या है? sp2। क्या नाम है? sp2 क्यों है? एक s और 2 p ऑर्बिटल मिलकर उन्होंने 3 नए ऑर्बिटल्स बना लिए। जबकि ये जो pz का इलेक्ट्रॉन है यहाँ ऐसे जो घूम रहा है, ये अपनी जगह पे कायम है, इसने ऑर्बिट बनाने में हिस्सा नहीं लिया। ये भी एक स्टेबल कंडीशन होती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा है, एक इसमें घूम रहा है और एक कहाँ घूम रहा है? PZ में। ये कैसे बनाऊं PZ? ऐसे बना देता हूं, ये इधर की तरफ आ रहा है। कैसे बनाया जा सकता है इधर की तरफ को? ये बाहर की तरफ ऐसे घूम रहा है, सही है। तो जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस होता है, उसके नतीजे में 3 ऑर्बिटल्स बनते हैं, sp2 sp2 sp2। ठीक है। अल्कीन में ये होता है, अगर हम प्रोपीन की मिसाल लें, जो अल्कीन का दूसरा कंपाउंड है, जिसमें यही कार्बन है, इसने भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन किया हुआ और इसमें ये PZ ऐसे घूम रहा है। इसको मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ। तो ये वाला sp2 इस वाले sp2 के साथ बॉन्ड बना लेता है। कौन सा बॉन्ड होगा ये? सिग्मा। क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में जो बॉन्ड, जो ऑर्बिटल बनते हैं, वो जब भी बॉन्ड बनाएंगे वो क्या कहलाएगा? सिग्मा। इस एक के साथ क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन। इस एक के साथ क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन। इस एक के साथ क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन। और इस एक के साथ क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन। इसका PZ फारिग है और इसका भी PZ क्या है? यानी एक इलेक्ट्रॉन यूं घूम रहा है। ये इलेक्ट्रॉन की घूमने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है और इसके घूमने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। ये वाला जो बॉन्ड होता है, इसको कहते हैं पाई बॉन्ड। नॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया है, वो जब गर्दिश करता है तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, दूसरे वाले की भी मैग्नेटिक फील्ड होती है, इनके दरमियान एक अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है। ये अट्रैक्शन जो नॉन शेयरिंग इलेक्ट्रॉन के दरमियान पाई जाती है, उसे कहते हैं पाई बॉन्ड। तो क्योंकि इथीन में एक बॉन्ड क्या होता है? सिग्मा, और एक बॉन्ड क्या होता है? पाई। कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड पाया जाता है, ऐसे लिखते हैं आप। इसमें ये इसको शो कर रहा है, ये इसको शो कर रहा है, ये किसको शो कर रहा है? इसको शो कर रहा है, ये इसको शो कर रहा है, ये इसको शो कर रहा है, ये किसको शो कर रहा है? ये वाले PZ और ये वाले PZ के दरमियान जो अट्रैक्शन है, और ये अट्रैक्शन कौन सा बॉन्ड कहलाती है? पाई बॉन्ड। इसको ऐसे जाहिर करते हैं। ये कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड। ये भी कौन सा है? सिग्मा सिग्मा सिग्मा, सब सिग्मा है। लेकिन ये वाला एक बॉन्ड कौन सा है? पाई बॉन्ड। तो जो पाई बॉन्ड होता है वो मजबूत बॉन्ड नहीं होता, बहुत कमज़ोर बॉन्ड होता है। इलेक्ट्रॉन फ़ौरन तैयार हो जाता है किसी के साथ, बाहर के किसी एलिमेंट के साथ इश्तराक करने के लिए। इसलिए हम कहते हैं कि ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ये किसी दूसरे के साथ तामुल कर लेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन फारिग है और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन फारिग है। ये इलेक्ट्रॉन अपने आप को पेश करेगा किसी दूसरे के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। समझ में आ रही बात आपको? ये तो मैंने मिसाल दी आपको किसकी? इथीन की। इसी तरह जब इथाइन में आप आएंगे, वहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp2 नहीं होता है, sp1 होता है। एक s और एक p मिलता है, px और py और pz इलेक्ट्रॉन खाली होते हैं।
तो इसका px और उसका px पाई बॉन्ड बना लेता है, और इसका py और इसका py और इसका pz और px इस्तेमाल हो जाता है। तो अल्कीन के अंदर, यानी अगर आप अल्काइन की बात करें जिसमें ये मैंने बाउंड बनाया है, फार्मूला है ये इथाइन का, किसका है? इस इथाइन में ये वाला बॉन्ड कौन सा है? सिग्मा। लेकिन ये वाले दोनों बॉन्ड कौन से हैं? पाई। एक कौन सा पाई है? पी वाई वाला, और एक कौन सा पाई है? पी जेड वाला। ये दोनों पाई बॉन्ड कमजोर हैं, ये रिएक्शन में हिस्सा लेंगे। समझ में आ रही बात आपको? तो हाइड्रोकार्बन दो तरह के हो गए, एक वो जो सैचुरेटेड हैं, जो जिसमें किसी दूसरे एलिमेंट का ऐड होना मुमकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें सारे बॉन्ड सिग्मा होते हैं। जबकि दो जो हैं मज़ीद हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड होते हैं, इसमें एक अल्कीन है और दूसरा अल्काइन है। वो अनसैचुरेटेड क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें एक पाई बॉन्ड होता है जो कमज़ोर होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फारिग होते हैं, वो किसी दूसरे के साथ इश्तराक आसानी से कर लेते हैं। और अल्काइन के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन फारिग नहीं होता, बल्कि दो दो इलेक्ट्रॉन फारिग होते हैं, वहाँ दो पाई बॉन्ड बने होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि अल्काइन ज़्यादा अनसैचुरेटेड है और अल्कीन उसके मुकाबले में कम अनसैचुरेटेड है। अब आ जाइए आप पेज नंबर अपने बुक के अंदर 44 पर। डिफरेंशिएशन बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेन कार्बन कार्बन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। ये समझ में आ गई बात आपको? दूसरी बात, द वैलेंसीज ऑफ ऑल कार्बन एटम्स आर फुल्ली सेटिस्फाइड थ्रू सिंगल बॉन्ड। यानी सैचुरेटेड में क्या होता है, जो वैलेंसीज हैं वो फिक्स्ड हो जाती हैं, हर एक की वैलेंसी पूरा हो गई, कोई वैलेंसी खाली, वैलेंसी का मतलब जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है। और जबकि अनसैचुरेटेड में क्या होता है, द वैलेंसीज ऑफ ऑल कार्बन एटम्स आर फुल्ली सेटिस्फाइड थ्रू डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। या तो डबल बॉन्ड होगा या फिर क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैव अ लेस अमाउंट ऑफ कार्बन एंड हाई अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन। कार्बन कम होते हैं, हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं। अनसैचुरेटेड में क्या होता है, हाइड्रोजन कम होते हैं और कार्बन ज़्यादा होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर लेस रिएक्टिव, ये कम रिएक्टिव होते हैं क्योंकि इसमें सिग्मा बॉन्ड होता है, ये रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते। जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं, फ़ौरन हिस्सा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन इजाफी होते हैं, वो किसी दूसरे के साथ फ़ौरन तामुल कर सकते हैं। द कंपाउंड ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर अल्केन। जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन कौन से होते हैं, अल्कीन्स और अल्काइन। अल्केन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल फार्मूला CnH2n+2, और इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n भी होता है और CnH2n-2 भी होता है। एग्जाम्पल इसकी ईथेन और प्रोपेन है, यहाँ इसकी एग्जाम्पल में ईथीन और प्रोपाइन की मिसालें दी गई हैं। तो ये था जनाब आपका टॉपिक, डिफरेंशिएशन बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बस अगला टॉपिक कल से शुरू करेंगे, नॉमेनक्लेचर का।